वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 14 अप्रैल 2021 और 14 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड है उसे मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी वीडियो को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दिए गए पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार परिवहन निगम दिव्यांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुक्त करने की योजना बनाई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 किलोमीटर। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है और यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिखा है। जो मैंने आपको बताया था कि बिहार में बिहार परिवहन निगम के द्वारा अपनी बसों में दिव्यांग लोगों के लिए 50 किलोमीटर तक ये जो योजना है, ये 50 किलोमीटर तक यहाँ पे निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी और उसके बाद जो भी यात्राएं होगी उसमें 50% का छूट भी मिलेगा और इसके लिए एक यूनिक आईडी भी प्रदान किया जाएगा। तो ये सारे तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, अप्रैल माह की कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके, तो एक बार पुनः से देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। यहाँ पे जितने भी सारे दिवस हैं ये सभी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा अपनी कॉपी में, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस और आज है 14 अप्रैल और आज है अंबेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा दिवस तथा विश्व चगास रोग दिवस। तो इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर मैं आपको पूरे मतलब जितने भी प्रश्न हैं यहाँ से संबंधित 14 अप्रैल से सभी प्रश्न को एक एक करके बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो अपने मतलब कि टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार राज्य के द्वारा अपने टेक्स्ट बुक जो है बिहार सरकार का जो बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसका जो ई लाइब्रेरी तैयार किया गया है और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के द्वारा ई लाइब्रेरी में बिहार बोर्ड के कक्षा 1 से 12वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में है। यह लाइब्रेरी बिहार टेक्स्ट बुक के सिलेबस पर तैयार की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कारनामा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है जिन्होंने अपने जितने भी मतलब बुक है, सिलेबस आधारित बुक है जो कि बिहार बोर्ड में चलता है, तो सभी बुक को मतलब डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर जो किंडल बुक आप लोग जानते होंगे कि मोबाइल के माध्यम से पढ़ा जाता है, किंडल ई बुक, तो सेम टू सेम हूबहू उस तरह का इसमें फैसिलिटी होगा, पेज को पलटा जाएगा, तो इस तरह का फैसिलिटी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ चीजें हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार पुनः। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार के चौहद्दे की बात किया जाए तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजधानी की अगर बात किया जाए तो राजधानी है पटना। राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये आपको याद रखना है। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व है बिहार की 1106 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात आई है तो जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो रहा था तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो संपूर्ण भूभाग का यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 46% भूभाग लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, 46% भूभाग को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो है ये बाबूलाल मरांडी है, तो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार की अगर प्रथम राजभाषा की बात किया जाए तो हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और इस इमेज में आप देख रहे हैं ये 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे।
दूसरा प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े ईसा मसीह के स्टैच्यू का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है? दुनिया के सबसे बड़े ईसा मसीह के स्टैच्यू का निर्माण ब्राजील में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये ब्राजील में किया जा रहा है। ब्राजील में ईसा मसीह का दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया जा रहा है। इस स्टैच्यू की ऊंचाई 141 फीट यानी कि 43 मीटर लगभग होगा और इसके निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए यानी कि 2.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्टैच्यू के बनकर तैयार हो जाने के बाद यह रियो डी जेनेरिया क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू को पीछे छोड़ देगा, जिसकी ऊंचाई 38 मीटर है। ये भी ब्राजील में ही है, तो ये ध्यान रखेगा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा ईसा मसीह का स्टैच्यू ब्राजील में बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 141 फीट और 43 मीटर लगभग है। ये ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए यहाँ पे बात आई है ब्राजील की, तो ब्राजील से संबंधित कई सारी चीजें हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो ये है ब्राजील का राष्ट्रीय ध्वज और ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। यह दक्षिण अमेरिका के मध्य से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। यहाँ की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका मुहाना यानी कि डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उष्ण तथा आर्द्र क्षेत्र है, जो कि एक विषुवतीय प्रदेश है। ब्राजील का पठार विश्व के प्राचीनतम स्थलखंड का अंग है और ब्राजील पहले पुर्तगाल का गुलाम था और इन्होंने पुर्तगाल से आजादी प्राप्त की है, यह ध्यान रखिएगा। और ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और राष्ट्रपति यहाँ के हैं जायर बोल्सोनारो, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई है? तो अभी हाल ही में ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई है। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है। अब यहाँ पे बात आई है ज्योतिबा फुले की, तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। ये इमेज में देख सकते हैं, ये है ज्योतिबा फुले और इनका पूरा नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जो कि एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले या फिर ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं कि ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1873 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। कौन से समाज की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे, यानी कि खिलाफ थे। ये सभी चीजों को आपको ज्योतिबा फुले से संबंधित याद रखनी है। चलिए चौथा प्रश्न है कि बेसिक में कितने देश शामिल हैं? बेसिक एक संगठन है और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये चर्चे में किया, इसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। तो बेसिक में 4 देश, जिसमें कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन शामिल है और यह पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर एक वार्ता मंच है। ये ध्यान रखिएगा, ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर एक वार्ता मंच है, जिनमें कि 4 देश शामिल है, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। और इसकी जो शुरुआत है, यानी कि बेसिक की शुरुआत यानी कि इसकी पहल जो है ये चीन के द्वारा 2009 में की गई थी। और जलवायु परिवर्तन पर मंत्री समिति का 30वां सत्र भी हाल ही में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। तो इसी वजह से ये अभी हाल ही में चर्चे में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इन देशों ने संयुक्त रूप से, यानी कि बेसिक के जो 4 देश हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ के प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध किया है। तो इस वजह से ये भी हाल ही में चर्चे में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिक में 4 देश शामिल है। ठीक है, इनमें 4 देशों में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में नोरा अल मतरौसी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। नोरा अल मतरौसी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में 4000 आवेदकों की सूची में नोरा अल मतरौसी को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है और उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें कि टेक्सास के ह्यूस्टन में स्थित नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। जो पिछले वीडियो मैंने आपसे टारगेट दिया था 300 लाइक का, आप लोगों ने 300 लाइक को पूरा किया है और आज के भी इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक। मुझे हर हाल में इस वीडियो में 300 लाइक चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से सच में हेल्प मिला हो, अगर आपको लगे कि सच में ये वीडियो हेल्पफुल था, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और अधिक बढ़ाता है और भी वीडियो बनाने का मन करता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी वीडियो जो होती है वो और भी व्यूअर के पास रिकमेंड होती है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका प्यार और सपोर्ट दिखता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई देता हूँ, तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।
चलिए उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन की डोज की मांग की है। ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोना वैक्सीन के 30 लाख डोज की मांग की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को यानी कि ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर के 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक टीका उत्सव का आगाज किया था और बिहार को 9 लाख वैक्सीन की डोज प्राप्त हुए थे इस अवसर पर। किंतु अब राज्य में यानी कि बिहार में वैक्सीनेशन की गति तेज हो जाने के कारण बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की 30 लाख वैक्सीन की डोज की मांग की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले ऑलरेडी ये जो टीका उत्सव शुरू किया गया था 11 अप्रैल को, ये जो अभियान था ये 11 से 14 अप्रैल के लिए था। ये ध्यान रखिएगा, टीका उत्सव के रूप में 11 से 14 अप्रैल के बीच मनाने का ये निर्णय लिया गया था। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इस दौरान बिहार को 9 लाख टीका दिया गया था, लेकिन ये खत्म हो जाने के बाद बिहार सरकार के द्वारा अब 30 लाख वैक्सीन का मतलब कि ये मांग किया गया है केंद्र सरकार से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस स्थान से एक अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है ये पटना से शुरू किया गया है, राजधानी पटना से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतीय जनता पार्टी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आम लोगों को जागरूक कर रही है और इसके लिए हाल ही में बिहार की राजधानी पटना से एक अभियान भी शुरू की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन इन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को रूस की यूरी गागरिन पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान भरकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बने थे। ये प्रश्न कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो पहली महिला है यानी कि पहली मानव है जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी, ये नाम आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हैं कई बार, यूरी गागरिन इनका नाम है। और इसी उपलब्धि की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस दिवस की घोषणा की थी, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2011 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा कि 12 अप्रैल को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न पे। टीका उत्सव निम्नलिखित में से किन की जयंती पर शुरू किया गया था। तो भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा टीका उत्सव का जो मतलब शुरुआत किया गया था ये ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरुआत किया गया था। आपको मैंने बताया राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर टीका उत्सव की शुरुआत की। यह टीका उत्सव 14 अप्रैल तक यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज। तो इसका आयोजन अभी कहां पर किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज का आयोजन अभी हाल ही में श्रीनगर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कश्मीर की क्षमता का दोहन, इसका अर्थ है कि टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर की क्षमता का दोहन और अनदर डे इन पैराडाइज यानी कि स्वर्ग में एक दिन का आयोजन अभी हाल ही में 11 से 13 अप्रैल 2021 तक श्रीनगर के डल झील के तट पर किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, श्रीनगर के डल झील के तट पर किया जा रहा है और इसका आयोजन भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग और इंडियन गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। तो यह भी हाल ही में श्रीनगर के डल झील के तट पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में भारतीय सिनेमा के किस अभिनेता को यानी कि बॉलीवुड के किस अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो यानी कि कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको इस बारे में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं जो टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन है ये 67 बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए है, तो केवल 399 रुपये आपको पे करना है। ये वन टाइम पेमेंट है। ये व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे ज्वाइन करना है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।